जोहर साथियों, भारत में राष्ट्रपति पद के चुनावों के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां एनडीए ने पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्षी दलों ने अपनी तरफ से पूर्व बीजेपी के मेंबर और वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन घोषणाओं के साथ ही साथ कुछ चीज़ें हैं जिसमें नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद अगर हम लोग यहाँ से देखना शुरू करें तो पता चलेगा कि आदिवासियों को सर्वोच्च पद पर पहुँचने का कभी मौका नहीं मिला, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे उप प्रधानमंत्री का पद रहा हो, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद की जब बात आती है। तमाम तरीके की पार्टियों को अगर हम लोग देखें जिसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग इन पदों तक पहुँचे, या जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के मुखिया हैं, उन सबको अगर हम लोग देखें तो पता चलेगा कि कभी भी उन्हें नहीं लगा कि शायद इस देश का आदिवासी, जो इस देश का मूल बाशिंदा है, प्रथम निवासी जिसको कह सकते हैं, जो इस देश की बुनियाद में सबसे पहले खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसे कभी इस लायक नहीं समझा गया। और आज आज़ादी के 75 वर्ष बाद ये पहल जो है बीजेपी की तरफ से की गई है। ऐसे में इस पूरे के पूरे परिदृश्य को समझना बेहद ज़रूरी है। 2008 के अगर परिसीमन को देखें तो लोकसभा में आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट 47 सीटें आरक्षित हैं। वहीं अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं में लगभग 487 सीट्स जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित रही हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि कभी भी आदिवासियों को वो हक, आदिवासियों को वो स्पेस और आदिवासियों को वो अधिकार नहीं दिए गए जिसके कि वो काबिल थे, जिसके लिए वो हकदार थे। पूरे देश की राजनीति में अगर हम लोग देखें तो आज़ादी से लेकर अब तक प्रतिनिधित्व का सवाल एक बड़ा सवाल रहा है। इसीलिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के तहत ही हम लोगों ने देखा कि आरक्षण की व्यवस्था इस देश के संविधान में की गई थी, और उसके जरिए ये उम्मीद जताई गई थी कि इस देश का जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो आदिवासी सेक्शन है, जो पिछड़ा तबका है, जिसे कभी मौका नहीं दिया गया, आने वाले दिनों में उसे ये मौका मिलेगा। लेकिन इन सब प्रावधानों के बावजूद हम देखते हैं कि कभी भी आदिवासियों को उन जगहों पर मौका नहीं मिला जो कि अनरिजर्व सीटें थी। हम लोग पिछले दिनों देखते रहे कि राज्यसभा के चुनावों में भी देखा कि आदिवासियों को किस तरीके से इग्नोर किया गया। इसके साथ साथ हमेशा से हमने ये भी देखा कि आदिवासी शुरू से लेकर के अभी तक अगर हम लोग देखें तो मोस्टली ज़्यादातर जो वोट बैंक रहा है वो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, रीजनल पार्टियों का वोट बैंक रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम पार्टियों का वोट बैंक और इन सब रीजनल पार्टियों का वोट बैंक होने के बावजूद भी उसको वो तवज्जो नहीं दी गई। अगर हम लोग देखें तो इस साल गुजरात में विधानसभा के चुनाव है जहां पर कि 15% से ज़्यादा आदिवासी आबादी है। अगले साल राजस्थान में चुनाव है जहां 14% से ज़्यादा आदिवासियों की है। झारखंड जहां पर 27% से ज़्यादा आदिवासी आबादी है। छत्तीसगढ़ 30% से ज़्यादा आदिवासी आबादी है। उसी तरीके से उड़ीसा में भी लगभग 14% आदिवासी आबादी है। 10% से ज़्यादा आदिवासी आबादी जो है महाराष्ट्र के इलाके में रहती है। ऐसी सिचुएशन में अगर पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया की पूरे के पूरे परिदृश्य को जब हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि बड़ी आबादी आदिवासी समाज से आती है, लेकिन कभी भी उसको तवज्जो नहीं दी गई। इस तरीके से अगर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में देखें तो जहां मेघालय का हिस्सा देख लीजिए, मिजोरम का देखेंगे तो पता चलेगा 94% आदिवासी आबादी होने के बावजूद भी कभी भी आदिवासी इस देश की राजनीति के सेंटर में नहीं रहे। ऐसे में हम लोग देखते रहे कि आदिवासियों के वोट को, आदिवासियों के जो राइट्स है उनको जो है बहुत ही ग्रांटेड लिया गया, बहुत इस तरीके से लिया गया कि आखिर ये उन्हीं की संपत्ति है, उन्हीं के पास जाएंगे और कहीं नहीं जा सकते। ऐसी सिचुएशन में जो बीजेपी ने जो अब की बार जो जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की, उस सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने विपक्षियों को जो है पछाड़ देते हुए एक आदिवासी महिला जो कि पूर्वोत्तर के उड़ीसा राज्य से आती है उसे अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने बहुत क्लियर कट अपनी बातों में कहा है कि उसके 3 लक्ष्य हैं, एक तो पूर्वोत्तर का हिस्सा, दूसरा एक महिला और तीसरा आदिवासी समाज। ऐसे में आप समझिए कि बीजेपी की पूरी राजनीति आदिवासी समाज के खिलाफ रही है शुरू से। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो बाकी दलों को भी देखें, चाहे कांग्रेस को देख लीजिए, चाहे रीजनल पार्टीज को देख लीजिए, तमाम पार्टियों ने आदिवासियों के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। इस देश में संविधान के लागू होने के साथ ही साथ अनुसूची 5 जो है लागू हो गई थी, लेकिन आज जब हम अनुसूची 5 को जाकर के देखते हैं, जैसे कि राज्यों में राज्यपाल और
भारत सरकार के लेवल पर सीधे राष्ट्रपति के अंतर्गत जब वो इलाका आता है तो उन सब एरियाज में देख सकते हैं कि किस तरीके से आदिवासियों के हक और हुकूक को लगातार छीना जा रहा है। आप देखिए पेसा एक्ट 1996, जहां ग्राम सभाओं को उन इलाकों में पूरी की पूरी आजादी थी, वो उस इलाके के मालिक थे, लेकिन स्थिति आज ऐसे है कि तमाम सरकारों ने उन ग्राम सभाओं को दुरुपयोग किया, फर्जी ग्राम सभाएं क्रिएट की गई और उसके साथ साथ अनुसूची 5 की जो जमीनें थी उसे गैर शेड्यूल एरिया में कन्वर्ट किया गया, उसे कंपनियों को माइनिंग और लीज पर दे दिया गया। ऐसी सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो आदिवासियों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी सिंगल ऐसी पार्टी नहीं है जिसने आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए बात की हो। हसदेव का उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। जब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, राहुल गांधी ने उस समय वादा किया था कि वो हसदेव के आदिवासियों के साथ खड़े होंगे अगर उनकी सरकार वहां पर आती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी सरकार आई लेकिन आज भी जंगलों को लगातार हड़पा जा रहा है। 2014-15 से लेकर के आज तक अगर हम लोग देखें 2022 तक, पिछले 7 से 8 सालों में अलग अलग राज्यों में टीएसी जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती थी राज्यपाल की मदद के लिए, उनका गठन नहीं हुआ है। उनके लिए जो एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दी जानी थी वो रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई हैं। ये तमाम तरीके की चीजें हमारे सामने मौजूद हैं और ऐसे दौर में अगर बीजेपी की तरफ से और या बाकी विपक्षी दलों को अगर अभी भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी उन्हें लगता है कि एक पूर्व भाजपा की राजनीति का विरोध कर सकता है, जिनके बेटे आज भी जयंत सिन्हा बीजेपी के मेंबर हैं, 2018 में जो है जसवंत सिन्हा ने जो है बीजेपी छोड़ी थी और 2018 से लेकर के आज तक अगर हम लोग देखें तो कहीं पर भी उनकी राजनीति के विरोध में जो है आरएसएस या बीजेपी उनके विरोध में नहीं है। ऐसी सिचुएशन में अगर जसवंत सिन्हा विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, उन्हें लगता है कि शायद फांसीवाद का या सांप्रदायिकता का अगर मुकाबला जसवंत सिन्हा कर सकते हैं तो इससे ज्यादा ना समझी या यह कहें कि वैचारिक दिवालियापन, उससे ज्यादा वैचारिक करप्टनेस कहीं नहीं हो सकती है। चाहे लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे सेंटर हो, तमाम विपक्षी दलों ने जसवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार जो है माना है राष्ट्रपति पद के लिए। क्या आजादी के 75 वर्ष बाद भी उन्हें कोई आदिवासी उम्मीदवार नहीं मिला था? ये तमाम बातें हमारे सामने। हां, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति एकदम से रबर स्टांप होता है, संवैधानिक पद है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है। हमने देखा अब अब्दुल कलाम को बनाने के बाद क्या मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ किया था? रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाए जाने के बाद में क्या उन्होंने दलितों के लिए कुछ किया? क्या ज्ञानी जेल सिंह ने सिखों के लिए कुछ किया था? क्या प्रणब मुखर्जी ने बंगाली भद्रलोक के लिए कुछ किया था? नहीं किया। यह सत्य है, लेकिन यह भी सच है कि प्रतिनिधित्व का जब सवाल आएगा तो आप इसलिए उसे नहीं नकार सकते हैं कि यह रबर स्टांप है। पूरी की पूरी राजनीति अगर हम लोग देखें तो पूरी राजनीति को उठा करके देख लीजिए, क्या कभी बीजेपी के साथ कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया? आप जाकर के देखिए त्रिपुरा के एग्जाम्पल्स, जहां कांग्रेस और बीजेपी ने साथ में लड़ाइयां लड़ी हैं कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ में। क्या कम्युनिस्ट सरकारों ने कांग्रेसियों के साथ गठबंधन नहीं किया है? किया है। क्या हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि बीएसपी ने, कांसीराम साहब ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था? हमें नहीं मालूम है। 2002 के दंगों के दौरान यही जसवंत सिन्हा जो आज जो है विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं, केंद्र में मंत्री नहीं थे? क्या 2002 के दंगों के समय पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी गोधरा चुनाव प्रचार में नहीं गई थी बीजेपी के लिए? तो फिर ये किस आधार पर आप डिनाई करते हैं? इस आधार पर डिनाई करना कि भाई वो आरएसएस से है, हां है, इससे कोई जो है डिनाई नहीं कर रहा है। ये भी जानते हैं कि वो आदिवासियों के लिए कितना करेंगे, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। लेकिन गैर आदिवासी राष्ट्रपतियों ने भी आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आप उठा करके देख लीजिए पूरा इतिहास। आखिर ऐसा क्यों है कि 1996 से लेकर के आज तक अगर हम लोग देखें, जिस पेसा एक्ट को
इस देश के 10 आदिवासी बाहुल्य राज्यों में लागू होना था और इसकी जिम्मेदारी सरकारों की थी, राष्ट्रपतियों की हुआ करती थी। तो 1996 के बाद से लेकर के आज तक जितने राष्ट्रपति हुए, उन्होंने क्यों नहीं इसको लागू किया? क्यों नहीं राज्य सरकारों ने अभी तक अपने अपने हिस्सों में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया? कांग्रेस बाहुल राज्यों को देख लीजिए आज की तारीख में, क्या राजस्थान में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है? क्या छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है? नहीं है। संविधान में लिखा गया था कि हर साल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत करेगी। लेकिन क्या पिछले 6 से 7 सालों में ऐसा हुआ? नहीं हुआ। सवाल है क्यों नहीं हुआ? अगर यही आपको लगता है कि भाई विपक्ष के उम्मीदवार जो हैं जसवंत सिन्हा बेहतर हैं द्रौपदी मुर्मू से, तो साबित कीजिए कैसे? क्योंकि दोनों ही बीजेपी के हैं। आपको लग सकता है कि अब वो बीजेपी छोड़ चुके हैं, तो कल हो सकता है कि बीजेपी से तो और भी बहुत सारे लोग निकल सकते हैं बाहर, तो वो आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं क्या? अगर वो हो सकते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपके, अगर आप इस लाइन पर सोच रहे हैं तो ये वैचारिक दिवालियापन है। ये भी हम समझ रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय नहीं है, लेकिन यह सामाजिक न्याय का हिस्सा है, उस राजनीति का हिस्सा है जिसमें प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि रिजर्वेशन का मतलब क्या था। उसका मतलब था कि भागीदारी देना, हिस्सेदारी सुनिश्चित करना उन लोगों को जिन्हें अभी तक ये हिस्सेदारी नहीं मिली थी। ऐसे में बीजेपी में लाख खामियां होने के बावजूद भी, पूरी कम्युनल फासिस्ट और कॉर्पोरेट परस्त सरकार होने के बावजूद भी, वो इस सोशल इंजीनियरिंग के मामले में विपक्ष से बेहतर साबित हुई। हमें याद है जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1992 में भारत रत्न दिया गया था, उससे पहले सरकारों ने नहीं दिया, उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो आज भी हम लोग उन सरकारों को जो है क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं कि आपने उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं जो है एक्नॉलेज किया, उसको नकारने की कोशिश की थी। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। यह बेहतर होता कि जिन पार्टियों का वोट बैंक आदिवासी रहे हैं, जो लोग ये दावा ठोकते हैं कि वो आदिवासियों के हक और हुकूक की बात करते हैं, वो उनके हकों के लिए लड़ते हैं, वो अपनी तरफ से कोई नाम प्रस्तावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि सडनली द्रौपदी मुर्मू का नाम चला हो। हम लोग पिछले 2 से 3 महीने से डिबेट लगातार देख रहे थे कि इस बार संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी की तरफ से या एनडीए की तरफ से कोई आदिवासी उम्मीदवार हो सकता है। तो क्या यह बात विपक्ष को नहीं मालूम थी? क्या वो अपनी तरफ से कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं दे सकते थे? कोई आदिवासी भी नहीं दे सकते थे? क्या उन्हें एक आदिवासी इस देश में नहीं मिला कि जिसे वो राष्ट्रपति पद के लिए काबिल समझ सके? अगर ये किसी का फेल्योर है तो विपक्षी पार्टियों का फेल्योर है, किसी और का नहीं। और आपको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू काबिल नहीं है तो आप गलत हैं। आप याद कीजिए 2017 का केस, जब झारखंड में वो राज्यपाल थी और जब वहां पर बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास की, तो उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में बीजेपी सरकार ने फेरबदल करने की कोशिश की थी। विधानसभा से पास होने के बावजूद भी उन्होंने पहली दफा उस बिल को वापस लौटाया। दूसरी दफा जब वो बिल आया तो 6 से 7 महीने तक उस फाइल को रोक दिया गया। बहुत सारी आलोचनाएं आप कर सकते हैं, लेकिन उन सब के बावजूद यह सबसे जरूरी है कि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। और हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि आदिवासियों के हक और हुकूक के लिए जो गैर आदिवासी आज तक नहीं कर पाए,
शायद वो कर पाए, शायद वो कर पाए। और इसीलिए द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने का या उसके लिए उम्मीदवार बनाए जाने का उसका स्वागत किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।